हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त कक्षाएं, समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है। जैसे शुरुआत करी है आखिरी तक इस अध्याय को, और इसके जैसे जितने भी अध्याय कक्षा 11वीं में है उनको पढ़ते रहना है। ये कक्षा 11वीं है और 11वीं का 11वां चैप्टर है। 11वीं का 11वां चैप्टर है शंकु परिच्छेद। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। यहां हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कक्षा 11वीं में ज्यामिति कैसी होती है। हम देखने वाले हैं कि वृत्त होता क्या है। हालांकि वो तो आपको पता है कि एक गोला जो होता है वो वृत्त होता है, लेकिन वृत्त गोला बनता कैसे है। और दूसरी बात, शंकु परिच्छेद क्या होता है, मतलब हम एक शंकु को किस तरीके से काट सकते हैं कि हमें भिन्न भिन्न शेप मिलते हैं। आज हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बेसिक से हम शुरुआत करेंगे चीजों की और वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहां नाम लिखा हुआ है शंकु परिच्छेद, तो सबसे पहले यह बताइए कि शंकु का मतलब क्या होता है। हमने आइसक्रीम खाई है, बर्थडे वाली टोपियां होती है ना जो लोग लगा के घूमते हैं, वो भी एक शंकु ही होती है। सो बेसिकली एक ऐसी चीज या ऐसा कर्व या फिर ऐसा शेप जिसे आप शंकु कह सकते हैं, है ना। अगर इसमें डंडी लगा दोगे तो ये आइसक्रीम बन जाएगी, और अगर इसमें किसी व्यक्ति को इस तरह बिठा दोगे तो ये बर्थडे केक वाली या बर्थडे वाली पार्टी बन जाएगी। सेम केस है क्या। सो इन दिस केस आप ये देख पा रहे हैं कि एक शंकु को हम लोग अभी तक बिल्कुल नहीं देख पाए थे कक्षा 10 तक। कक्षा 10 तक आपने देखा था कि किस तरह से शंकु का आयतन निकाला जा सकता है। मतलब आपने जितने भी कक्षा 10 तक शेप पढ़े हैं उसमें शंकु के बारे में आपको सिर्फ इतना पता है कि इसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल क्षेत्रफल कितना होता है, वो बाद की कहानी है। यहां कहीं ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो करना क्या है, जैसा कि आपको फोटो में साफ साफ दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के साथ शुरू करता हूं। मान लीजिए एक शंकु है और एक शंकु के ऊपर एक और शंकु को रख दिया जाए, कुछ इस तरह से। हम शंकु परिच्छेद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होता क्या है। कक्षा 11वीं का अति महत्वपूर्ण लेक्चर। क्यों सर? क्योंकि इसके बिना 12वीं में एक अध्याय आता है क्षेत्रफल निकालना, मुश्किल आएगी उसमें अगर ये नहीं पता तो। मतलब शंकु कैसे काटते हैं, परिच्छेद क्या होता है, ये कहानी अलग है। इससे क्या क्या चीजें निकलती है, मतलब ये एक समुद्र मंथन है। अब देखो इससे क्या क्या आप लोगों के लिए निकलता है। सो जब इस शंकु को हम देखते हैं तो इस शंकु के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि इस बिंदु को क्या कह सकते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि ये जो गोले हैं वो कितने बड़े हैं, इसकी लंबाई कितनी, और हमें इनके बारे में बात भी नहीं करनी है। यहां पर इस शंकु को हम एक चाकू से काटने वाले हैं। जितने जितने भिन्न तरीकों से काटेंगे, जितने जितने भिन्न एंगल से काटेंगे, उतने उतने भिन्न तरीके से आपको शेप मिलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, घर पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक ककड़ी है, खीरा ककड़ी होती है ना, मतलब कुछ ककड़ी ले सकते हैं, कुछ भी एक मतलब फल सब्जी ले सकते हैं जिसकी लंबाई थोड़ी सी हो। अगर हम उसे ऐसे काटेंगे तो वो गोल गोल कटेगी। ऐसे ही होगा ना। जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है और अगर आप इस पाइप को ऐसे काट दोगे तो यहां पर आपको ये ऐसा गोल गोल दिखेगा, है ना। लेकिन अगर इसी पाइप को हम ऐसे काट देते, अगर ये पाइप ऐसा है और इस पाइप को हम लोग ऐसे काट देते तो शायद ये गोल गोल ना दिख के यहां ऐसा दिखता। इसमें और इसमें अंतर है। क्यों? ये गोल है, ये अंडाकार होता है ना। तो शंकु परिच्छेद के केस में भी ऐसी बातें होती है। जब एक ऐसे दो शंकुओं को एक साथ एक के ऊपर एक रखने के बाद अलग अलग कोण से काटा जाता है तो हमारे पास अलग अलग शेप निकल कर आते हैं। उसमें से एक शेप होता है वृत्त, दूसरा होता है दीर्घवृत्त, तीसरा परवलय और चौथा अति परवलय। इसके अलावा रेखा और रेखा युग्म और बिंदु भी यहीं से बनते हैं। मतलब जो शंकु है, जिन शंकुओं के बारे में आज तक आपने बात नहीं की है, जिन शंकुओं को आज तक आपने देखा नहीं है,
वो कुछ ऐसे वक्र बनाएंगे जिनके बारे में आप पहली बार सुनेंगे, या फिर जिनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे बना सकते हैं, कहां से इनके कॉन्सेप्ट आते हैं वो नहीं पता। हम सरल रेखा पढ़ चुके हैं, हमने रेखा युग्म उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, लेकिन सरल रेखा हमने पढ़ी है। हम व्रत पढ़ चुके हैं कि व्रत होता क्या है, किस तरह से व्रत में केंद्र और त्रिज्या होती है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, सब आपको पता है। लेकिन अब हम व्रत की परिभाषा पर बात करेंगे। व्रत की परिभाषा क्या होती है पता नहीं, पर इस तरह से आप इस फोटो को थोड़ा सा दिमाग में रखना, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। शंकु परिच्छेद के अंदर आप इतनी चीजों को पढ़ने वाले हो। अगर हम शंकु परिच्छेद में बात करें तो एक तो आप तो व्रत पढ़ने वाले हो, दूसरा परवलय, दीर्घव्रत, अति परवलय, बिंदु, रेखा, और साथ में रेखा युग्म भी हमें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रेखा के साथ हम रेखा युग्म के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं मैं वन बाय वन आपको इलस्ट्रेट करता हूं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चीज होती क्या है। सबसे पहली बात, मान लीजिए ऐसे दो शंकु रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। आप अपनी किताब की आकृति 11.4 देख सकते हैं एनसीईआरटी में। मान लीजिए ऐसे दो शंकु रखे हैं एक के ऊपर एक, कुछ इस तरह से। है ना। और हम कहते हैं कि ये जो बिंदु है इसे कहा जाता है शीर्ष बिंदु। क्या कहा जाता है? शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु का मतलब क्या है? जहां पर जैसे एक शंकु होता है ना, वो जो पॉइंट होता है उसको शीर्ष कहते हैं, तो दूसरे शंकु का भी पॉइंट शीर्ष होगा। अब दोनों के पॉइंट को मिला दो तो ये इन दोनों का कंबाइंड शीर्ष है। ठीक है, ये डमरू होता है ना, ऐसा कुछ डमरू देखा है आप लोगों ने, तो वैसा ही ऐसे मान सकते हैं कि ये इसका शीर्ष बिंदु है। अब अगर ये शीर्ष बिंदु है तो मान लेते हैं यहां से एक रेखा जाती है जो इसे दो बराबर भाग में तोड़ती है, जिसे अक्ष बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं? अक्ष। और यहां से यहां का जो कोण है वो अल्फा है। कितना? अल्फा है। अब हमने चाकू चलाने की कोशिश की। क्या चलाने की कोशिश की? चाकू। अच्छा, मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि काम करो, इसे काट दो। ठीक है, इसे मतलब आपको काटना है, तो किसी विद्यार्थी के दिमाग में ऐसी बात आएगी कि सर मैं इसको यहां से काट दूं, दो अलग अलग शंकु मिल जाएंगे। बिल्कुल। किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं 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 मैं ऐसे काट देता हूं। ठीक है। किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं सर मैं थोड़ा सा ना इसको कोण बना के काट देता हूं, मतलब कहीं से भी काटूं, ऐसे काट देता हूं। ठीक है। किसी के दिमाग में और क्रांतिकारी विचार आएगा कि मैं ऐसे काटूंगा तो सिर्फ थोड़ा सा भाग कटेगा। किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं नहीं मैं ऐसे काटूंगा और तो अलग कहानी मिलेगी। मतलब अगर मैं आपको इस बात की आजादी देता हूं कि आप इसे अलग अलग कोण से काटिए तो आपके दिमाग में बहुत बहुत तरह की चीजें आ सकती है, और ये जो बहुत बहुत तरह की दिमाग है आपका, यही बहुत बहुत तरह के वक्र देता है। देखो सुन लो मेरी बात, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये जो लाइनें खींची हुई है ये इस अक्ष से कुछ कोण बना के निकली है। सुनना ध्यान से। जैसे ये जो रेखा है, इस रेखा को किस किसने देखा? जैसे ये जो रेखा है ये कुछ कोण बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। ये जो रेखा है इस अल्फा के समांतर हो चुकी है, अक्ष के समांतर ये रेखा है। ये रेखा यहां कुछ कोण बना रही है, हाँ जी। ये रेखा यहां 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हर अलग अलग केस में जो कोण है वो अलग अलग ही है। तो अब तब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाए कि किस कोण पर हम क्या क्या बना सकते हैं। सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स एंड द मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स टू डिफाइन द कोनिक सेक्शन। अंग्रेजी में शंकु परिच्छेद को कोनिक सेक्शन कहा जाता है भाई लोगों। ठीक है, क्या कहा जाता है? हे भाई लोगों, क्या कहा जाता है? कोनिक सेक्शन, है ना। लेट्स राइट डाउन। कोनिक सेक्शन। सो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक चाकू लिया और उस चाकू से इसे इस तरह से काटा कि ये जो कोण बनता है ये इस अक्ष के लंबवत है। ठीक है, किस तरह से काटा कि ये जो चाकू है ये कोण जो बनता है वो एक्स के लंबवत है, और इस कोण को मैं बीटा बोल देता हूं।
क्या बोल देता हूं, बीटा। इसे आप इस आकृति में देख सकते हैं। तो यदि बीटा बराबर 90 डिग्री है, ध्यान रखना बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। यदि बीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसको काटने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, यहां पर ध्यान से देखो, ऊपर नीचे वाले को तो काटा ही नहीं अपन ने, ऊपर ऐसा कुछ मिलेगा। और यदि आप इसके एकदम ऊपर खड़े होकर ऐसे देखोगे तो शायद आपको ऐसी आकृति दिख जाएगी, हां दिख जाएगी, ऐसे ही कटेगा ना। सो इन दिस केस जब बीटा बराबर 90 डिग्री हो, इस अक्ष से ये जो तल है, तल मतलब हम चाकू जो होता है ना उसे एक तल कंसीडर कर सकते हो। तल कक्षा 12वीं में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तल क्या होता है, इससे एक रेखा होती है ना, वैसे ही एक तल होता है। आपका घर की जो टेबल है, आपके घर की दीवार है, ये एक तल कंसीडर किया जाता है। तो एक तल से ऐसे काटने की कोशिश की, तो ये जो तल और इस रेखा के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तब हमें वृत्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वृत्त प्राप्त होता है। क्या बात ठीक है। हमें वृत्त कब मिलेगा, जब ये जो कोण है, या फिर यूं कहो कि एक ऐसे तल से काटा जाए जो कि इस अक्ष के लंबवत हो। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट केस वृत्त, अगर वृत्त समझ में आया कि कैसे बनता है, शंकु को ऐसे समांतर काट दो इसके बेस से, ऐसा भी कहा जाता है कि जो आधार है ना उससे समांतर काट दो। वृत्त आप अलग अलग केसेस में भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक और सिलेंडर ले लिया है ना, तो सर अगर हमने बेलन ले लिया, सिलेंडर ले लिया और इसे भी अगर हम ऐसे काटेंगे ना तब भी हमारे पास वृत्त ही बनेगा। अगर ऐसे काट दोगे तो ऊपर आपको क्या दिखना है, वृत्त ही दिखना है। तो इस केस में भी यहां वृत्त ही दिखना है। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट केस कि यदि यह बीटा का कोण 90 डिग्री होता है तो यहां वृत्त होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि यदि ये जो बीटा है इसे थोड़ा सा छोटा कर दे 90 डिग्री से। सुनने की कोशिश करना, अब मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूं, जो ये बीटा का कोण है इसे 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, है ना। क्या करता हूं, ये बीटा डिग्री का जो कोण है इसे 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ऐसे काटने पर। तो बीटा इस केस में 90 डिग्री से थोड़ा छोटा है, 90 डिग्री के बराबर तो नहीं है, 90 डिग्री के बराबर तो वृत्त बन जाता है, लेकिन अल्फा से बड़ा है। क्या है भाई साहब, ये जो कोण है ना बीटा, ये अल्फा से बड़ा है, ये कंडीशन यहां हो जाएगी। बीटा 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा है और अल्फा से बड़ा है। इस केस में जब आप इसे काटोगे तो आपको ऐसी आकृति यहां पर दिखेगी, और इस आकृति के जब आप ऊपर जाके खड़े होकर देखने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। और थोड़ा सा साफ सुथरा बना देता हूं, मतलब आप जब देखोगे ऊपर से तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा वक्र मिलेगा। ये वृत्त नहीं है, है ना, ये अंडे के शेप जैसा है। और इसी शेप को अंग्रेजी में एलिप्स कहा जाता है और हिंदी में हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। और दीर्घवृत्त कहां होता है, कैसे होता है, एक तो अंडा देख लो, ठीक है, जिसे आप दीर्घवृत्त कह सकते हैं, अंडाकार शेप कह सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट माना जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि धरती सूरज के जो चक्कर लगाती है वो ऐसे ही शेप में लगाती है ना, इसी शेप में लगाती है, मतलब गोल शेप तो नहीं होता, अंडाकार होता है, उसे ही एलिप्स कहा जाता है, दीर्घवृत्त कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं वास्तविक जीवन में जहां दीर्घवृत्त की आवश्यकता पड़ती है। कहां हो सकते हैं, तो जितने भी आप कांच देखते हो आजकल कैमरा में, आपके स्क्रीन पे, आपकी जो आंखें होती है उनमें, या फिर हम बात करते हैं गाड़ियों के शीशे, ये दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय, इनके मिक्सचर से ही या इनसे इनका अलग अलग जगह प्रयोग करके ही बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लेंस होते हैं उनको हम ऐसे बनाते हैं ना कक्षा 10वीं में, कि ऐसा लेंस होता है, आगे जाकर ऐसा शेप भी आने वाला है इसको काटने पर, चिंता ना करो। सो देखो वन बाय वन, इसे कहा जाता है दीर्घवृत्त। क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्त। क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्त, अंग्रेजी में एलिप्स। अब मतलब इसे सिलेंडर से भी बना सकते हैं ऐसा काटने पर, अगर यहां काटेंगे तो ऐसा एक शेप बनता हुआ दिखेगा जिसे आप कह सकते हैं फिर से दीर्घवृत्त। तो अपन ना ये बीटा की जो महिमा है इसको नोट करते हुए चलते हैं। क्या नोट करते हुए चलते हैं, देखो अगर
ये 90 डिग्री पर बीटा है, तो 90 डिग्री पर तो हमें वृत्त मिल जाएगा, है ना। और 90 डिग्री से छोटा अगर बीटा है तो 90 डिग्री से छोटे के लिए आपको दीर्घवृत्त मिल जाएगा, लेकिन उस केस में अल्फा से बड़ा होना चाहिए बीटा। ये अल्फा जो कोण है ना वो बहुत छोटा है 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, इसमें चिंता की बात नहीं है। क्या ये ठीक है? जैसे मान लीजिए 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, तब आपको क्या मिल जाएगा? दीर्घवृत्त मिल जाएगा। इसी शंकु को काटने से, हमने किसी और शंकु को नहीं काटा है, वही शंकु है, वैसी चीजें हैं, बस चीजें जो है वो आपस में कट रही है। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट चल रहे बेसिकली कि कब क्या बनता है, कब कैसे बनाते हैं, और कब हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो चलिए, क्या आप वृत्त और दीर्घवृत्त को समझ चुके हैं? दीर्घवृत्त कब बनेगा? दीर्घवृत्त तब बनेगा जब वो जो कोण है बीटा वो 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा हो लेकिन अल्फा से बड़ा हो। केस खत्म, डन। ओके, नेक्स्ट है जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए, तो जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए ना, जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, आपने इसी कोण से इसको ऐसे काट दिया, जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो हमने इसी कोण से इसको काटने की कोशिश की कुछ इस तरह से। अब यहां पर आप देखोगे कि ये दोनों जो है वो बराबर है, अल्फा बराबर बीटा है। पहले के केस में अल्फा छोटा था बीटा से, तब जाके दीर्घवृत्त बना था। अभी अल्फा बीटा बराबर है। अगर अल्फा बीटा बराबर है तो इसको काट के देख लो एक बार, है ना। मैं आपको थोड़ा सा फोटो समझाने की कोशिश करता हूं कैसा बनेगा। जैसे अगर ये हमारा शंकु था और शंकु को अगर मैंने यहां से काटा तो ऐसा कुछ शेप बनना चाहिए, इसको यहां से कनेक्ट करके ऐसा कुछ, है ना, पर ये यहां तक टच होगा। और जब आप इसे साइड से जाकर देखोगे तो आपको जो शेप मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसे कहा जाता है परवलय। मैं बताऊं परवलय कब बनता है? पैराबोला होता है या हिंदी अंग्रेजी में कौन बोला? पैराबोला। सो परवलय कब बनता है? मैं इस पे मतलब कुछ नहीं करना, हवा में एक पत्थर फेंक दो, इतना ध्यान रखना कि किसी को लगे नहीं, ऐसे जाता है ना, ऐसे करके डन, यही परवलय होता है। सीधी सीधी बात है। यदि किसी चीज को हवा में उछाला जाता है तो वो इस तरह से जाती है, भले वो इस तरह से वापस घूम के आ जाए उसी जगह पर, परवलय ही बनता है, उसी जगह से थोड़ा सा आगे, बस और कुछ नहीं। क्या बनता है? परवलय। फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज लिखा जाता है, मतलब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसका समीकरण क्या होता है हवा में जब वो जाएगा, तो ऐसे केसेस में परवलय ही बनता है और समीकरण परवलय ही होता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो परवलय की महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि जितने भी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद मतलब y बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ऐसा जो लिखा जाता है ना, जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, मतलब ये एक द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का कक्षा 10 में आपने आरेख बनाया होगा, कोई ऐसा आरेख बनता है, कोई ऐसा बनता है, ये सभी के सभी परवलय की कैटेगरी में ही आते हैं। डन है क्या? सो परवलय के समीकरण भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से लिखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या आपने परवलय भी लिखा? आगे बढ़ते हैं अगला, अति परवलय। अति परवलय ऐसा कि बीटा जो हो, ठीक है, वो अल्फा से थोड़ा सा छोटा हो लेकिन धनात्मक कोण हो। बीटा जो हो वो अल्फा से छोटा हो। इस फोटो को हम एक बार फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा शंकु, दो शंकु जिन्हें अपभ्रष्ट कोणिक कहा जा सकता है, ये कोण है अल्फा, और बीटा जो है वो अल्फा से थोड़ा सा छोटा है। बीटा अल्फा से थोड़ा सा छोटा है और धनात्मक कोण है, मतलब ऐसा। जब ऐसा कटेगा तो यहां से आपको पता चलेगा कि इस केस में थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। यहां पर ये जो बीटा है, बीटा धनात्मक या शून्य या अल्फा से छोटा हो सकता है। शून्य मतलब इसके समांतर होगा, मतलब अगर इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा तो बीटा ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो ये कोनिक है वो ऐसा कटा हुआ दिखेगा,
और इसी को कहा जाता है अति परवलय। हमें बेसिकली इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस ये ध्यान रखना है कि कब बीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसे कहा जाता है अति परवलय। क्या कहते हैं? अति परवलय। तो सर वो जो पहली बार आपने परवलय बनाया था ऐसा बनाया था ना? हाँ, तो फिर इसकी फोटोकॉपी कर दी इधर, और क्या किया आपने? यही किया ना? नहीं, अति परवलय और परवलय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे जाकर हम देखेंगे कि वो डिफरेंस क्या होता है। पर इसे कहा जाता है अति परवलय, नया शब्द है और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है हाइपरबोला। किस पर बोला? हाइपरबोला। ओके, डन, क्लियर है क्या? ओके, सो हमने कुछ 4-5 कंडीशंस लिखी है, उनको एक बार फिर से यहां लिख लेते हैं वन बाय वन, चिंता की बात नहीं है। अल्फा और बीटा के बीच में आई होप आपने लिखा है, आपको इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डन है क्या? चलो, हमने अल्फा और बीटा के बारे में कुछ कुछ कहानी लिखी है कि व्रत कब बनता है। तो सर व्रत जब बनता है जब बीटा बराबर 0 हो। दीर्घ व्रत कब बनता है? यह आपसे बहुविकल्पी सवालों में पूछे जा सकने वाली चीजें हैं। दीर्घ व्रत कब बनता है? जब बीटा अल्फा से बड़ा हो, जब बीटा अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। थोड़ा सा हमने छोटा, अच्छा बीटा जो है वो 90 डिग्री है, 0 नहीं। क्या इतना ठीक है? ठीक है। परवलय कब बनता है? परवलय बनता है जब अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। ठीक। तीसरा या चौथा जो केस है वो है अति परवलय। अब अति परवलय के बारे में आप क्या जानकारी देने की कोशिश करते हैं? अति परवलय में बीटा अल्फा से छोटा होना चाहिए। जो बीटा है वो अल्फा से छोटा होना चाहिए, या तो वो 0 या 0 के बराबर है। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इनको एक बार फिर से बता देता हूं। परवलय का एक अक्ष होता है और ये जो कोण होता है शीर्ष वाला कोण कहा जाता है। इसे शीर्ष कोण का आधा अल्फा होता है, बेसिकली इसे शीर्ष कोण ही कह सकते हैं इस केस में। दूसरा, ये जो जिस तल से हम काट रहे हैं वो तल के बीच का जो कोण है और तल का अक्ष के साथ जो कोण है वो बीटा है। मतलब सीधी सीधी समझने की बात है बस। 3 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई। आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं अगली। डन है क्या? चलो, अगली बात है कि अल्फा जब अपभ्रष्ट कोनिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डीजनरेट कोनिक सेक्शंस। ठीक है, अब देखो, जब आप डीजनरेट का मतलब है जो तल निकले ना वो इस शीर्ष बिंदु से निकले। जो तल कटा हुआ निकले वो कहां से निकले? शीर्ष बिंदु से निकले। अभी तक हमने जितना भी काटा था वो यहां से कहीं कोई चीज पास नहीं की थी। तो अगर सुनने की कोशिश करना, अगर कोई तल यहां से निकल जाता है, ऐसा कोई तल यहां से निकल जाता है, काटने के बाद कोई तल यहां से निकल जाता है, तो इस केस में जो कोण बनता है या जो चीज आपको मिलती है आप इसे अपभ्रष्ट कोणिक कह सकते हो। और इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ यहां एक बिंदु मिलता है। क्या मिलता है? एक बिंदु मिलता है। तो इस चीज को ऐसे कहा जा सकता है, फिर से, ये तो नॉर्मल कोणिक है ना। अपभ्रष्ट कोणिक में क्या होगा? डीजनरेट में क्या होगा? अपभ्रष्ट, वेट, अब अपभ्रष्ट में क्या होगा कि ये जो बिंदु है शीर्ष, आपका जो तल है वो शीर्ष से गुजरेगा। अभी तक शीर्ष से नहीं गुजर रहा था, इसलिए हमने इस शब्द के बारे में बात भी नहीं की थी। तो ये अगर शीर्ष से गुजर जाए, ठीक है, तो अगर ये शीर्ष से गुजरे तब आपके पास 1 बाय 1 एक चीज मिलती है जिसे आप कहते हैं बिंदु। क्यों बिंदु? क्योंकि ये जो कोण है वो यहीं से, या जो तल है वो यहां से गुजरा और इस कंडीशन में इस तल ने इसे कहीं नहीं काटा। और बिंदु जब मिलेगा तब ये बीटा जो कोण है वो अल्फा से तो बड़ा होगा। क्या ये बात ठीक है? और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या ये बीटा कोण अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तब जाके बिंदु मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले टास्क पर। अगला टास्क ये कि यदि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गए,
अल्फा बीटा के बराबर होने का मतलब है, ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो रेखा है जो इसे काट रही है ना, वो इसी कोण के साथ इधर निकल जाए तो अल्फा बीटा बराबर है, जिस तल से काटा जा रहा है अगर वही तल मिल जाता है तो ये कोण ऐसा मिलेगा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों कोण बराबर है। अगर अल्फा और बीटा दोनों कोण बराबर है इस केस में, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा मिलेगा कि ये जो रेखा है ना वो शंकु की बाहर वाली भुजा को या बाहर वाली चीज को टच करके जा रही है, और अगर ये टच करके जा रही है तब आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक रेखा मिलेगी। देख लो ध्यान से, यहां कहीं कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तब हमें मिलता है यहां पर एक और एक सरल रेखा। क्या मिलेगी? बस सरल रेखा। क्या ये बात ठीक है? तीसरी बात क्या है उसे भी देख लेते हैं। क्लियर है क्या? तीसरी बात यह है कि यदि बीटा अल्फा से छोटा हो जाए, क्या हो जाए? बीटा अल्फा से छोटा हो जाए, और ये कहां से गुजरे? यहीं से गुजरे। यदि बीटा अल्फा से छोटा हो, ऐसा कोई कोण हो, वेट, कैसा कोई कोण हो? ऐसा कोई कोण हो जहां बीटा अल्फा से छोटा हो। देख लो, ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, और ये अल्फा होगा पूरा का पूरा, और इस केस में बीटा अल्फा से छोटा है, तब आपको यहां रेखा युग्म मिलेंगे। क्या मिलेगा? रेखा युग्म। रेखा युग्म क्या होते हैं सर जी? रेखा जो युग्म है उसका मतलब है दो रेखाओं का समूह। ठीक, तो ये 4-5 केस हैं छोटे छोटे, हालांकि 3 केस तो रिपीट ही है, लेकिन इनके कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर बिंदु या फिर कोण यहां से बात करेगा तो ठीक है, या फिर जो तल है वो यहां से गुजरेगा तो ठीक है, नहीं गुजरेगा तो ठीक है। तो फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको इसे फिर से लिखा देता हूं, एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार फिर से देख लें, है ना। फिर से क्या देख लें कि यदि 2 केस होंगे, अगर हम 2 कोण लेते हैं तो 2 कोण के बारे में हम लोग बात करते हैं, 2 शंकुओं के बारे में बात करते हैं। तो 1 बाय 1 फिर से देख लो, इन 2 शंकुओं को काटना है हमें कुछ अलग अलग कंडीशंस में। अलग अलग कंडीशंस में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जिस तल से काटा जा रहा है वो शीर्ष बिंदु से ना गुजरे। दूसरा, जिस तल से काटा जा रहा है वो शीर्ष बिंदु से गुजरे। ये कोण अल्फा है जो शीर्ष कोण हो सकता है, शीर्ष कोण का आधा कह सकते हो। दूसरा, जिस तल से हम लोग काट रहे हैं यहां से यहां का जो कोण है वो बीटा है, यहां पर भी जो कोण है वो बीटा है। ठीक है, मतलब अक्ष से जो तल का कोण है वो बीटा है। क्लियर है? इस कंडीशन में इतनी चीजें आती है। ये सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय सवालों तक सीमित रहने वाला है, पर हमें इतना सा ही तो नहीं पढ़ना था। वास्तविक चीज अब शुरू होती है। ये सिर्फ आपको आपकी किताब में जो चीजें दी है उन्हें समझाया जाता है। किसी भी परीक्षा में इनका ज्यादा उपयोग नहीं है कि ये किस कोण पे काटती है, किस कोण पे नहीं काटती है। इन शब्दों को आप बड़े गौर से देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 सारी चीजों के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं शंकु परिच्छेद के बारे में, और शंकु परिच्छेद होता क्या है अब उसके बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर आपने एक पशु को बांध के रखा हुआ है, एक खूंटा बोलते हैं उसको बेसिकली आम बोलचाल की भाषा में, और उससे एक पशु को बांध के रखा है, और आपने 2 मीटर की रस्सी जो है वो उसके लिए फिक्स कर दी कि भाई साहब अब 2 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो वो पशु उस 2 मीटर की रस्सी को अगर हमेशा टाइट रखे तो वो एक वृत्त में घूम सकता है। हाँ, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब आपको ये पता था कि एक पशु को एक रस्सी से बांधने से कहीं ना कहीं वृत्त बन जाएगा, भले आपको गणित आता या नहीं आता है। तो ये जो वक्र हम डिसाइड करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको समझने वाले हैं, ये भी आपके दैनिक जीवन से निकले हैं, भले ही आपने इनका नाम ना सुना हो, ना आपने इनको जाना हो, है ना। परिभाषा ये कहती है कि जब भी हम कोनिक सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, लेट्स डिस्कस मोर सीरियस इशू नाउ। जब भी हम कोनिक सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक बिंदु होता है और एक रेखा होती है। क्या होता है? एक बिंदु और एक रेखा।
और उस बिंदु से किसी और बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक बिंदु है अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो बिंदु है वो फिक्स है, हम इस बिंदु को नहीं हिला रहे। ये जो बिंदु है वो क्या है सर? ये फिक्स बिंदु है, मतलब निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु को हम कहीं से कहीं नहीं हिला रहे हैं, ये फिक्स है, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, इसे परिवर्तित नहीं कर सकते किसी भी प्रश्न में। मतलब अगर एक प्रश्न में ये बिंदु फिक्स हुआ तो बाद में चेंज नहीं होगा। और एक रेखा होगी जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये रेखा का समीकरण होता है मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब मैंने कहा कि ऐसे बहुत से बिंदु यहां होंगे, जैसे मान लीजिए यहां एक बिंदु है। मैंने कहा कि यार ये जो P नाम का बिंदु है ना, आपको थोड़ा सा दिख जाएगा यहां पर, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि ये जो P नाम का बिंदु है, अगर मैं यहां से इसकी दूरी निकालूं और ये दूरी निकालूं तो मान लीजिए बराबर है। तो आपने कहा ऐसा ये अकेला तो होगा नहीं, फिर क्या होंगे? ऐसे और भी बिंदु होंगे जहां से ये दूरी बराबर आ सकती है। हाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, हमें क्या दिक्कत है? तो इन सभी बिंदुओं को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे शायद एक ऐसा वक्र मिल सकता है जो किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि सर जी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस रेखा की दूरी सदैव समान है। क्या बात ठीक है? तो जब हम शंकु परिच्छेद की परिभाषाओं को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित रेखा, सुनना ध्यान से, ये दोनों फिक्स है ना? क्या क्या फिक्स्ड है? ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, ये परिवर्तित नहीं होगी। अब एक बिंदु ऐसा है जहां से इस a की दूरी, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु है P x1, y1, इस x1, y1 की जो दूरी है वो a से और इस रेखा से कुछ ना कुछ तो होगी। तो पहली दूरी अपन PA मान सकते हैं और दूसरी दूरी अपन PM मान सकते हैं। रेखा से बिंदु की जो दूरी है वो लंबवत दूरी होती है, इसीलिए यहां से यहां तक लंबवत दूरी कही। ठीक है, अब परिभाषा के हिसाब से तो बाद में जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि P से लेकर A की दूरी कितनी है? अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बात की जाए तो x2 माइनस x1, फॉर्मूला तो यही था दूरी नियम का, प्लस y2 माइनस y1, ऐसा कुछ। अब यहां x2 y2 की जगह अल्फा और बीटा है, या x1 y1 की जगह x2 y2 की जगह PA बराबर क्या लिखा जा सकता है? अल्फा माइनस x1 की दूरी प्लस बीटा माइनस y1 की दूरी। यहां अल्फा और बीटा समान है भाई लोगों, चिंता की बात तो नहीं है? नहीं है, मतलब अल्फा और बीटा फिक्स है, ये x1 y1 बदल सकता है। अब ऐसा आ सकता है कि x1 y1 यहां हो, कहीं भी हो सकता है। और P से लेकर M की जो दूरी है उसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे सर? अगर कोई रेखा, ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, कि अगर कोई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दी हो और वहां से x1, y1 नाम के एक बिंदु की दूरी निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं? ax1 प्लस by1 प्लस सी, और यहां पर आप a और b का वर्ग का भाग दे देते हैं। यही तो फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला ये था। यहां x1 y1 भी सेम था, सब चीजें सेम थी, तो ये दोनों दूरियां आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि P से लेकर A और P से लेकर M की दूरी समान हो, या P से लेकर A और P से लेकर M की दूरी का जो अनुपात है वो समान हो, तब आपके सामने एक स्पेशल कोनिक बनता है और इस अनुपात को E कहा जाता है। P से लेकर A की दूरी और P से लेकर M की दूरी बराबर E। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु की दूरी का अनुपात है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि कोनिक जो होता है वो बहुत सारे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ मतलब जैसे ये P, जैसे मान लीजिए जो अनुपात है वो 2 आता है उदाहरण के लिए, तो ऐसा नहीं है कि P ये सिर्फ अकेला ऐसा P है जो अनुपात 2 दे रहा है, यहां और भी ऐसे बहुत सारे P होंगे जो अनुपात 2 देंगे। बिंदु और रेखा को परिवर्तित नहीं कर रहे, इस P बिंदु को इस दुनिया में बहुत जगह घुमा रहे हैं और अनुपात 2 आना चाहिए। तो यहां पर भी एक बिंदु हो सकता है, यहां हो सकता है, वहां हो सकता है, वहां हो सकता है। हो सकता है ये अनुपात 3 हो तो दूसरे P आ जाएंगे, हो सकता है अनुपात 4 हो तो दूसरे P आ जाएंगे, हो सकता है अनुपात 0.5 हो, क्या हो? 0.5, मतलब अनुपात 1 से छोटा हो तो भी चलेगा।
तब भी अलग अलग बिंदु आ जाएंगे। और अगर उन सभी बिंदुओं को कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए जिनका अनुपात 2 है, उन सभी को कनेक्ट किया तो एक नया फोटो मिलेगा। जिनका अनुपात 1.5 है उनको कनेक्ट किया तो अलग फोटो मिलेगा। जिनका अनुपात 0.5 है उनको कनेक्ट किया तो अलग फोटो मिलेगा। तो अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है कि किसी स्थिर बिंदु से एक बिंदु की दूरी का अनुपात इस बिंदु की किसी स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अगर समान हो तब हमें शंकु परिच्छेद या कोनिक सेक्शंस की चीजें मिलती है। अब ये ई क्या है, ये अनुपात क्या है, इनके बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला, ये परिभाषा आपके लिए इतनी ही है जितनी आप यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप उस चीज को लिखना चाहे पी ए बराबर बी, पी ए बटा पी एम बराबर ई, यहां पर इस ई के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है उत्केंद्रता। क्या होता है सर जी? उत्केंद्रता। क्लियर है क्या? अब आगे अगर पी ए को ई गुणा पी एम लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? पी ए बराबर ई गुणा पी एम, और पी ए आपके पास है, पी एम आपके पास है। जब जरूरत पड़े तो इनको आपस में रखकर आंसर निकाल लेना। यहां शायद कक्षा 11वीं में एनसीईआरटी में आपको इनकी आवश्यकता ना पड़े। ये शायद ये सूत्र जो है, मतलब हमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हैं, उन पर ही बात करनी है, ज्यादा हमें बात नहीं करनी है। ये जो फोटो दिया है इसे याद रख सकते हैं एक नॉलेज के लिए कि हाँ ऐसा होता है कि एक बिंदु निश्चित होता है, एक रेखा निश्चित होती है। इस बिंदु को, निश्चित बिंदु को और रेखा के भी कुछ नाम है आगे जाकर जो आपको पता चल रहे हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं। वृत्त के केस में हम ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब वृत्त की जो परिभाषा है वो इस परिभाषा से थोड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त की जो परिभाषा है वो इनकी परिभाषा से ही आएगी। मैं बता देता हूं क्या होता है। अगर ये ई का मान 1 हो जाता है, मतलब ऐसे सभी बिंदु जहां से पी ए और पी एम की दूरी 1 हो वो सभी परवलय बनाते हैं। ऐसे बिंदु जहां ई का मान 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, वो दीर्घवृत्त बनाते हैं। ऐसे सभी बिंदु जहां ई का मान 1 से बड़ा हो वो अति परवलय बनाते हैं। मजा आने वाला है। इसी परिभाषा से ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त। वृत्त में जो सबसे बेसिक परिभाषा है, जहां से हम शुरुआत करते हैं और जहां से आपको समझने की आवश्यकता है, एक निश्चित बिंदु ले लिया सबसे पहले, जो आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए मैंने निश्चित बिंदु को ले लिया x1, y1। ये बिंदु फिक्स है, हम इस बिंदु को नहीं बदल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ऐसा बिंदु है, मतलब ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, जैसा अगर ये x1, y1 है तो ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे ना जहां से इसकी दूरी, ये जो दूरियां हैं वो समान हो। हाँ, और अगर इन सभी बिंदुओं को कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वृत्त मिल जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अगर मैंने मान लिया कि x1, y1 नाम का एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है अल्फा कॉमा बीटा। ये अल्फा कॉमा बीटा अभी फिक्स नहीं है, अभी x1, y1 फिक्स है। और अगर मैं x1, y1 से अल्फा कॉमा बीटा को कनेक्ट करता हूं तो ये दूरी मान लेते हैं r के बराबर है। तो अगर ऐसे बहुत सारे अल्फा बीटा है और इन सभी अल्फा बीटा को मैं कनेक्ट करता हूं तो ये एक वृत्त बन जाता है, बन जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो यहां पर आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा स्टार्ट करते हैं, डन। मतलब जो हमने कोनिक की परिभाषा है उसे नहीं लिखा क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता कुछ खास है नहीं, परीक्षा के लिहाज से भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके। वृत्त देखने की कोशिश करना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है। बिंदुपथ बताता हूं क्या होता है। लोकस इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, बिंदुपथ अंग्रेजी में लोकस है, जिनका या जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से
समान होती है। It is the locus of points whose distance from a fixed point is always constant. देखो मैंने क्या क्या लिखा है वो बता देता हूँ। सबसे पहले उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुपथ का मतलब है जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ आएगा, तीसरा बिंदु, तो ये बिंदु जिस पथ पर चलते हैं उसे बिंदुपथ कहा जाता है। ये बिंदु है जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो उन सभी का एक पथ बन जाता है जिसे बिंदुपथ कहा जाता है। तो उन सभी बिंदुओं का एक स्पेशल पथ जिनकी इस बिंदु से दूरी सदैव समान है। अब देख लो, यहां भी अगर एक कोई बिंदु होगा तो भी दूरी, यहां भी एक बिंदु होगा तो भी दूरी, यहां भी एक बिंदु होगा तो भी दूरी, जितने भी बिंदु होंगे उनके इस फिक्स या निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होगी। और अगर दूरी सदैव समान होगी तो क्या बन जाएगा? वृत्त। क्या बनेगा? वृत्त। यहां पर दो चीज और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं कि ये जो दूरी होती है, इस दूरी का नाम यहां त्रिज्या होता है, हमें पता था ये तो। और दूसरा, ये जो निश्चित बिंदु होते हैं, निश्चित बिंदु फिक्स पॉइंट, इन्हें कहा जाता है केंद्र। ठीक है क्या सर जी? ठीक है ना? इस निश्चित बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी सदैव समान होती है। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, ये जो बिंदु है ये अल्फा बीटा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, इसीलिए इस बिंदु को हम गतिमान बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिमान बिंदु। मतलब ये घूम रहा है, और यदि कोई चीज घूम रही है तो किसी पथ पर घूमेगी, और अगर किसी पथ पर घूमेगी तो बिंदु पथ बनेगा। डन। चलिए, क्या ये बात ठीक है? क्या आप वृत्त की परिभाषा समझ चुके हैं? अगर वृत्त की परिभाषा समझ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है सर जी? क्या लिखेंगे हम? समीकरण। और अब आपको समझना पड़ेगा वृत्त का समीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो कंडीशंस दी है ना, उसी कंडीशन से समीकरण निकलेगा। अब देखना कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, क्यों निकलेगा। आपको कहा कि अल्फा कॉमा बीटा एक गतिमान बिंदु है और x1 y1 से इसकी दूरी जो है वो सदैव समान है। तो क्या मैं लिख दूं कि अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो A से B की जो दूरी है, देखिए समीकरण कैसे निकलेगा और क्या होता है। A से B की जो दूरी है वो सदैव समान है, R के बराबर, त्रिज्या के बराबर। अब AB दूरी के लिए आप दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूरी नियम क्या होता है या दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सर अगर ऐसा कुछ दिया हो तो x2 माइनस x1 और का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, है ना? तो दूरी सूत्र अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो x2 y2 की जगह आपने अल्फा बीटा ले लिया। x2 y2 की जगह आपने क्या ले लिया? अल्फा बीटा। अब एक बात है छोटी सी, हम निकालने जा रहे हैं इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ, जिसे वास्तव में समीकरण कहा जाता है। बिंदुपथ की जो इक्वेशंस होगी उसे समीकरण कहेंगे। अब बिंदुपथ की इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इनका मान रख देना है, और जो गतिमान बिंदु है जिसे आप अल्फा कॉमा बीटा कह रहे हो, x2 y2 कह रहे हो, किताबों में इसे h कॉमा k लिखा जाता है, तब हम लोग आखिरी में सब कुछ हटाने के बाद, है ना, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम नहीं जानते उनको हटाने के बाद h को x से और y को k या y को k से रिप्लेस कर सकते हैं। x2 y2 की जगह हम xy लिख देंगे आखिरी में, और कुछ नहीं होगा। x2 y2 मतलब अल्फा बीटा। देखिए मैं आपको कंडीशंस बताता हूं क्या है। लिखा जा सकता है अल्फा माइनस x1 प्लस बीटा माइनस y1। इस पूरे का जो वर्ग है वो r के बराबर है। ठीक है, अगर आप दोनों साइड वर्ग करते हैं तो अल्फा माइनस x1 का वर्ग प्लस बीटा माइनस y1 का वर्ग बराबर r के बराबर। इतना होने के बाद अल्फा और बीटा को आप xy से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनली एक समीकरण आता है x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग, और ये एक वृत्त का समीकरण है। ठीक है, और मोर जनरल वे में
इसे x1 की जगह h लिख सकते हैं, y1 की जगह k लिख सकते हैं। खैर इससे कोई चिंता की बात नहीं है। इस समीकरण का या ये वृत्त का समीकरण है जहां पर x1 y1 आपको पता है केंद्र नाम के बिंदु थे। x1 y1 क्या थे? केंद्र। और r क्या थी? त्रिज्या। x1 y1 केंद्र है और r जो है वो त्रिज्या है। एक छोटा सा उदाहरण ले लें। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 है और त्रिज्या का मान 5 है, तो x1 y1 की जगह 2 और 3 रख दो, r की जगह 5 रख दो, तो समीकरण हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर r का वर्ग, या r की जगह 5 का वर्ग। क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? ठीक है, तो ये एक वृत्त का समीकरण है। और एक बात बताता हूं मैं आपको, आपने कक्षा 9वीं 10वीं में वृत्त का समीकरण नहीं पढ़ा होगा, तो आपको लगता होगा कि वृत्त का समीकरण नहीं होता है। दुनिया में हर वो चीज जिसे आप देख सकते हैं, इवन जिसे नहीं देख सकते, जिसे महसूस कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ, हर चीज का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा जा सकता है। आप अपने चेहरे का मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, आप अपने शरीर का मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, बशर्ते आपके पास इतने नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का। आप हर चीज को मैथमेटिक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आजकल एक मतलब बहुत समय से चल रही है, हालांकि वो चीज काफी प्रचलित है, मैथमेटिकल मॉडलिंग एक शब्द होता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है कि जो भी मशीन को आप बनाना चाहते हैं उस मशीन को वास्तव में मत बनाइए, उसका गणितीय रूप बना लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म बना लीजिए। मैथमेटिकल फॉर्म अगर सही सही काम करेगा तो वो मशीन आपकी ऑटोमेटिक बन के सही काम कर जाएगी। मतलब आपको मशीन बना के चेक नहीं करना है, आपको पहले मशीन का मैथमेटिकल रूप से चेक कर लेना है। और उसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो इन चीजों पर डील करते हैं। तो बेसिकली आप हर वो चीज जो आपके आसपास दिखती है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहां पर ऐसा मान लो कि वृत्त की मैथमेटिकल इक्वेशन या समीकरण जो है वो ऐसा है, क्लियर है, जहां x1 y1 केंद्र है और r जो है वो त्रिज्या है। अब इसी समीकरण से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखना क्या होगा, आपको जो समीकरण मिला है वो ऐसा मिला है। अगर मैं दोनों जगह ये a माइनस बी का वर्ग लगा दूं, है ना, क्या होता है सर जी a माइनस बी का वर्ग, तो ये शायद ऐसा होता था a माइनस बी का वर्ग, जो कक्षा 11वीं तक 10वीं तक a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो अगर मैं ऊपर वाले समीकरण को हल करने की कोशिश करूं तो क्या ये मुझे मिलेगा x का वर्ग माइनस 2x x1, ठीक है, प्लस x1 का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2y y1, ठीक है, प्लस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। ऐसा ठीक है क्या? ठीक है। थोड़ा सा और इसे ऐसे लिख सकते हैं, x का वर्ग प्लस y का वर्ग, x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ठीक है, माइनस 2x1 साथ में x माइनस 2y1 साथ में y प्लस x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस r का वर्ग बराबर 0। अब इस समीकरण में आप सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, x1 y1 कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, इसमें चिंता की बात नहीं है। हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है वो सोचो। सबसे पहले कि जो x का वर्ग और y के वर्ग का गुणांक है वो सदैव समान है। अगर हम वृत्त का समीकरण लिख रहे हैं तो x के वर्ग का गुणांक y के वर्ग का गुणांक का बराबर है। सुनने की कोशिश करो। तो अगर आपको कोई बोले कि एक ऐसा समीकरण है, ठीक है, सुनने की कोशिश करना, एक ऐसा समीकरण है x का वर्ग y का वर्ग, x1 y1 की जगह जो मर्जी करे वो रख दो, ठीक है। x1 y1 की जगह आपने मान लीजिए आपने रख दिया 4x माइनस 6y प्लस 12 बराबर 0, मान लीजिए ऐसा लिखा है थोड़ी देर के लिए।
ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसको 20 बोल देते हैं यार, है ना, 20 बोल देते हैं बराबर 0, जो भी होगा बात की बात है। तो यदि ये वृत्त निरूपित करता है तो इस केस में x और y का जो गुणांक है वो समान होना चाहिए। तो जैसे अगर यहां 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 लिखा हो, इसे 2 रखो। अगर यहां पर गलती से कहीं 5 लिखा जाए, कहां पर, x का और y का गुणांक, जैसे मान लीजिए इसी समीकरण में आपने गलती से 5x का वर्ग कर दिया तो यहां पर भी 5y का वर्ग होना चाहिए, तब जाकर आप बोल सकते हैं कि यह वृत्त निरूपित कर सकता है। पर अगर एक का गुणांक 15 हो जाए और दूसरे का 5 रहे तो कभी भी यह वृत्त निरूपित नहीं कर सकता। ठीक है क्या, यह वृत्त निरूपित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि x का और y का गुणांक समान नहीं है। तो फिर आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला, है ना। क्या अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूं और इसके आगे अगर 0 लिख दूं तो क्या ये एक वृत्त को निरूपित करेगा? सोच के देखो, अगर मैं पहले के आगे और दूसरे के आगे मतलब x का और y का गुणांक मैंने समान कर दिया है, क्या ये किसी वृत्त को निरूपित करेगा? रख के देख लेते हैं। x का वर्ग और y का वर्ग तो हो गए 0, तो ये मिला -4x - 6y + 2 बराबर 0, और ये वृत्त नहीं है, एक सरल रेखा है। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई और करने की आवश्यकता है कि ऐसा ना हो कि ये गुणांक 0 हो जाए, ऐसा ना हो कि ये गुणांक 0 हो जाए, वरना ये वृत्त का समीकरण निरूपित नहीं करेगा। डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसी समीकरण को मोर जनरल वे में आपको किताब में या सवाल में ऐसा दिया जाएगा, है ना। एक और समीकरण मतलब जनरल वे में आपको ऐसा दिया जाएगा कि मान लीजिए एक वृत्त है x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और अगर x का वर्ग और y के वर्ग का गुणांक 1 ना दिया हो, जैसे मान लीजिए a दे दिया जाए दोनों के आगे, जैसे मान लीजिए यहां 5 और यहां 5 गुणा हो, तो आप पहले पूरे समीकरण को 5 से भाग देंगे। मतलब आपको x का और y का जो वर्ग है, भले ही उनका गुणांक बराबर हो, लेकिन वृत्त का समीकरण देखने के लिए गुणांक को 1 करना आवश्यक है। मतलब अगर 5 है तो पूरे समीकरण को 5 से भाग दे दो। प्लस आपको यहां 2 चीजें ऐसी मिलेगी, 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। कई बार आपको समीकरण ऐसे रूप में दिया जाएगा, जैसे x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस -4x - 6y प्लस 20 या प्लस 2 बराबर 0। तो अगर ये एक वृत्त को निरूपित करता है तो आपको बताना होगा कि केंद्र क्या है। तो क्या आप लिख सकते हैं इन दोनों से कंपेयर करने के बाद कि केंद्र क्या होगा? फटाफट बताओ। देखो, केंद्र निकालने का मतलब है इस वृत्त का जो केंद्र था वो क्या था? केंद्र यही था जो इस वृत्त का था, x1 y1, और त्रिज्या कितनी थी? r थी। तो अगर मैं बात करता हूं इस वृत्त का केंद्र कितना था? केंद्र था x1 y1 और त्रिज्या जो थी वो r थी। परंतु क्या है, अभी यहां पर x1 y1 के रूप में जरूरी नहीं दिया हो, तब मैं तुलना करूंगा कि जो x का गुणांक है वो यहां पर बराबर होना चाहिए। मतलब -2x1 2g के बराबर होना चाहिए। मतलब x1 बराबर -g होना चाहिए, और उसी तरह y1 बराबर -f होना चाहिए। मतलब अगर आपको वृत्त का समीकरण ऐसे दिया हो तो केंद्र निकालने के लिए जो x के आगे लिखा है उसका आधा करके ऋणात्मक, जो y के आगे लिखा है उसका आधा करके ऋणात्मक आपका केंद्र हो जाएगा। तो इस केस में केंद्र जो है, जो x1 y1 हुआ करता था, अब वो -g, -f आ जाएगा। क्या आप ऐसे ही त्रिज्या लिख सकते हैं? अब देखो, अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो ये पद जो है वो अचर पद है। क्यों अचर पद है? क्योंकि x1 फिक्स है, y1 फिक्स है और त्रिज्या भी फिक्स है, और इस समीकरण में अचर पद जो है वो c के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस r का वर्ग बराबर c होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये अचर पद उस अचर पद के बराबर होना चाहिए। अब r के वर्ग को उधर और c को इधर ले आइए, सो यू विल गेट r का वर्ग बराबर x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस c। और अगर आपको पता हो तो इस समीकरण में x1 y1 नहीं दिए, gf दिए हुए, g और f, है ना,
जी एफ। तो g की जगह या x1 की जगह आपने माइनस g लिखा तो x1 का वर्ग g का वर्ग हो जाएगा, y1 का वर्ग f का वर्ग हो जाएगा। सो इन दिस केस जो त्रिज्या हो जानी चाहिए वो वर्गमूल g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c होनी चाहिए। अब आपको इस पर मैं कुछ कुछ सवाल करा देता हूं ताकि आपको लगे कि हां हमने जो डिस्कशन किया वो काम का है। क्या आप इसे नोट कर चुके हैं? सो देखिए फटाफट अपन कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे और आफ्टर दैट इस टॉपिक को यहीं रोकने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि व्रत में हमें इतना ही जानना था। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 3x प्लस 4y और 3x नहीं माइनस 6x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0 यदि ये एक वृत्त को निरूपित करता है तो इसका केंद्र और त्रिज्या निकालिए। सिंपल है, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, जो x के आगे लिखा है, मैंने कहा था ना जो x के आगे लिखा है उसका आधा कर दो। तो x के आगे क्या लिखा है? -6, -6 का आधा -3 और उसका साइन बदल दो। 2g था तो -g, x1 नाम का बिंदु है। जो y के आगे लिखा है उसका आधा करके साइन बदल दो, यही आपका केंद्र है। कुछ नहीं करना, ठीक है क्या? तो क्या आप बोल सकते हैं यहां से -g, -f जो है वो आ गए 3, -2 के बराबर, है ना? तुलना करने पर, किससे? उस समीकरण से तुलना करने पर। अब c का मान कितना है सर जी? तो c का मान तो 12 है तुलना करने पर। और अगर c का मान 12 है तो त्रिज्या का मान क्या हो सकता है? त्रिज्या का मान मैंने अभी पढ़ा फॉर्मूला कि वर्गमूल के अंदर g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c, g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। तो क्या मैं कह दूं g का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, g का मान -3 है लेकिन -3 और 3 का वर्ग तो बराबर होता है। उसी तरह f का वर्ग मतलब 2 का वर्ग -12, क्योंकि c का मान 12 है। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 13 -12 और 13 -12 मतलब 1। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1 है। तो अगर इस वृत्त का फोटो बनाया जाए तो वो ऐसा बनेगा कि ये जो वृत्त है इसका केंद्र तो 3, -2 है और त्रिज्या कितनी है? 1 के बराबर है। क्या ये बात ठीक है ना? क्या ये बात ठीक है? चलिए आगे बढ़े। ये वृत्त अगर, सुन देना, ये सवाल हो चुका है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको पता चलता कि यहां से अगर 2 लिखा होता तब हम क्या इसको वृत्त बोल सकते थे? नहीं। वृत्त क्यों नहीं? क्योंकि x के वर्ग का गुणांक और y के वर्ग का गुणांक समान नहीं है, इसलिए इसे वृत्त नहीं बोल सकते थे। अच्छा, अगर यहां भी 2 लिखा होता तो गुणांक बराबर होता, गुणांक तब बराबर होता, लेकिन केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए आपको x के वर्ग और y के वर्ग का गुणांक 1 बनाना होता है, इसीलिए आपको पूरे समीकरण को 2 से भाग देना है। आप हमेशा याद रखो, आपको यह चीज सब जगह दिखनी चाहिए। अगर दोनों जगह 2 लिखा है तो 2 से भाग दो, दोनों जगह 3 लिखा है 3 से भाग दे दो, -3 लिखा है -3 से पूरे समीकरण को भाग दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं मैं, इस 12 की जगह मान लेते हैं उदाहरण के लिए यहां पर 15 लिखा होता, है ना? चेंज हो जाए थोड़ी सी फिजा भी, अगर आपने नोट कर लिया है तो ये c का मान 15 हो जाता, तो ये तो 13 -15 आता, है ना? सब कुछ सेम आता। केंद्र अपन निकाल के खुश होते कि चलो वृत्त बन गया, x का वर्ग y के वर्ग के समान है, केंद्र निकल गया। अगर c की जगह 15 होता, अगर c की जगह 15 होता तो ये वृत्त होता कि नहीं होता देख लेते हैं। g का वर्ग f का वर्ग 13, 13 -15, भाई साहब 13 -15 जो आ रहा है, 13 -15 आ रहा है -√2, और किसी भी वृत्त की त्रिज्या -√2 नहीं हो सकती, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं हो सकती। रूट के अंदर कोई भी चीज कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब ये कोई संख्या धनात्मक है, अगर हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं।
त्रिज्या एक वास्तविक संख्या होती अभी के लिए, बाकी की बात बाद में। डन है क्या? सो ये व्रत ही निरूपित नहीं करता। तो सर व्रत दो केस में निरूपित नहीं कर सकता। पहला केस, x के वर्ग का और y के वर्ग का गुणांक यदि समान नहीं हुआ तो व्रत है ही नहीं। दूसरा, अगर ये त्रिज्या ऋणात्मक हो गई तो भी व्रत नहीं है। हाँ जी, तो अगर त्रिज्या ऋणात्मक हो गई तो व्रत नहीं है, इसका मतलब जो g का वर्ग है और f का वर्ग है माइनस c, ये या तो शून्य हो जाए चलेगा या फिर धनात्मक हो जाए। r मतलब यही चीज है, शून्य हो जाएगा तो जो व्रत है उसकी त्रिज्या शून्य हो जाएगी, और शून्य त्रिज्या वाले व्रत को बिंदु व्रत कह सकते हैं, पॉइंट सर्कल कह सकते हैं। क्या ये बात ठीक है? ये सेकंड कंडीशन है कि g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c या तो धनात्मक हो या शून्य हो। x का और y का गुणांक तो समान हो, लेकिन g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c भी धनात्मक होना चाहिए या शून्य होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऋणात्मक हुआ तो त्रिज्या जो है वो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्या ये बात ठीक है? चलिए, अगर ठीक है तो इस तरह से आपने इस व्रत के जो समीकरण है वो देख लिए है। ये सबसे बेसिक रूप है, सबसे सिंपल रूप है, और इससे भी सिंपल अगला वाला है जो कि बस फिनिश होने वाला है। सो व्रत के समीकरण अपन ने दो रूप में देखे, फटाफट लिख लेते हैं इन दोनों को, है ना, इन दोनों को लिखना आवश्यक है। पहला समीकरण आपने देखा कि यदि केंद्र h, k हो, अब इसे ऐसा बोल दो यार, अच्छा चलो x1 y1 ही बोल देते हैं। यदि केंद्र x1, y1 हो और त्रिज्या जो हो वो r हो, r जो हो वो त्रिज्या हो, तो समीकरण जो है वो होता है x माइनस x1 प्लस 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 y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग का है। बात ठीक है का? ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड वाला, अगर समीकरण ऐसा दिया है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और यदि ये व्रत निरूपित करता है, ठीक है, तो पहली बात यहां पर यह होनी चाहिए कि x के वर्ग का गुणांक y के वर्ग का गुणांक होना चाहिए, और ये दोनों गुणांक कभी शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो यहां जरूरी है वो ये है कि g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c अऋणात्मक होना चाहिए। इट शुड बी पॉजिटिव और 0। अगर ऐसा होता है और उस कंडीशन में हम x के वर्ग का गुणांक और y के वर्ग का गुणांक 1 बना लेते हैं, तो जो केंद्र होता है वो होता है माइनस g माइनस f। मतलब जो f और x के आगे लिखा है, जो x और y के आगे लिखा है, उनको आधा करके ऋणात्मक कर दो। और त्रिज्या कितनी, जो आपने x और g और f निकाला है ना, माइनस प्लस छोड़ देना उस केस में, क्योंकि वर्ग करने पर g और f का जो वर्ग है वो सेम ही आएगा, माइनस c मतलब ये वाली संख्या। डन। तो इस तरह से आपने दो समीकरण व्रत के देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं एक सिंपल से समीकरण की तरफ। सिंपल सा समीकरण ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो केंद्र हो वो शून्य हो। ऐसा हो सकता है, चिंता की बात नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो केंद्र हो वो शून्य हो सकता है। सो यदि केंद्र 0,0 हो जाए तो एक ऐसा व्रत बनने की कोशिश होती है। मतलब एक ऐसा व्रत जिसका केंद्र 0,0 है, और अगर ये व्रत का केंद्र 0,0 है तो x1 y1 जो है वो 0,0 है। क्या ये बात ठीक है? तो अगर मैं इस समीकरण को लिखने की कोशिश करूं तो x माइनस x1 का वर्ग y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। अब चूंकि x1 y1 0 है तो आपका समीकरण x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर r का वर्ग बन जाना चाहिए। और ऐसा समीकरण जिसका केंद्र 0,0 हो, ऐसा व्रत जिसका केंद्र 0,0 हो और त्रिज्या r हो, उसका समीकरण ऐसा होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर r का वर्ग। क्या ये बात ठीक है?
अगर ये बात ठीक है तब आपके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल मिलेंगे और जितने भी सवाल मिलेंगे वो इन दोनों केसेस से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ स्पेशल चीजें मिलेगी, स्पेशल टेक्निक मिलेगी, स्पेशल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो हम प्रश्न में ही उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें करने को बहुत है और आपकी किताबों में इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक। तो ऐसा होगा कि आपके सामने जो प्रश्न आएंगे उनके कॉन्सेप्ट इससे बाहर हो सकते हैं पर बन इसी से जाएंगे, तो हम वही सवालों में उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए वन बाय वन कुछ उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। तो पहला उदाहरण है कि केंद्र 0,0 तथा r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने अभी लिखा कि एक वृत्त का समीकरण ऐसा होता है, जहां पर x1 y1 क्या होता है, केंद्र होता है, और त्रिज्या जो होती है वो r होती है। r का मतलब त्रिज्या। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर केंद्र कितना दिया है, 0,0, और त्रिज्या की जगह तो r ही दिया है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 रख दो, तो x माइनस 0 x का वर्ग, y माइनस 0 y का वर्ग बराबर r का वर्ग। यह आपका आंसर हुआ इस केस में। तो अगर कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 इकाई है और केंद्र 0,0 है तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। यदि कोई वृत्त जिसका केंद्र 10 है या जिसका केंद्र 0,0 है, त्रिज्या 10 है, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। डन। चलिए, केंद्र -3,2 तथा त्रिज्या 4 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चूंकि केंद्र, अगर सुनने की कोशिश करना, यदि केंद्र x1, y1 एवं त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण क्या हो सकता है, x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर r का वर्ग। अब यहां पर आपको x1 y1 की जगह पर -3,2 दिया हुआ है और r की जगह पर 4 इकाई दिया हुआ है, तो आप यहां पर मान रख दीजिए। आपके सामने जो समीकरण मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा? ऐसा, x माइनस x1, x माइनस -3, तो ये मिलेगा x प्लस 3, माइनस -3, y माइनस y1 मतलब y माइनस 2 बराबर 4 का वर्ग। एक आंसर तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आंसर है। दूसरा तरीका कि आप यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी का वर्ग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 2ab मतलब 6x प्लस 9 का वर्ग, या 9, समीकरण याद है ना, या ऐसे फॉर्मूले a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। और यदि यहां पर माइनस होता है तो माइनस करने में हमको कोई हर्ज नहीं है, यहां माइनस है तो हम यहां माइनस कर देंगे बस। तो वैसे ये x का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 तिया 6, x 3 का वर्ग 9 प्लस y का वर्ग माइनस 4y प्लस 4 बराबर 16। अब देखो यार, x का वर्ग y का वर्ग तो पास पास लिख दिया, ठीक है, प्लस 6x माइनस 4y माइनस 9 4 13, 13 में से 16 गए तो 3, 3 बराबर 0। ये सेकंड आंसर है, तो ये दूसरा आंसर हो सकता है। सो इन दिस केस आपके सामने ऐसा आंसर भी सही है अगर आप इसको लिखते हैं तो, और यदि आप इसको लिखते हैं तो और भी सही है, क्योंकि इसको आपने मानक समीकरण के रूप में बदल दिया। दोनों समीकरण मानक समीकरण है, पर उम्मीद है कि यहां आप मतलब ये समीकरण आपको ज्यादा अच्छे से सवाल में देखने की कोशिश होगी, मतलब ये देखने पे अच्छा लगेगा, हालांकि दोनों सही है। डन है क्या? चलिए फिर उदाहरण नंबर 2 भी समाप्त होता हुआ, बात करते हैं 3 की।
वृत्त x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सो भाई लोगों, चूंकि हम जानते हैं कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस वृत्त का केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ और त्रिज्या r जिसको कह सकते हैं g का वर्ग f का वर्ग माइनस c होती है। तो अगर इस वाले वृत्त के बारे में यहां कंसिडरेशन किया जाए तो ये x का वर्ग है प्लस y का वर्ग है प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। तो यहां पर आप कंपैरिजन करोगे तो जो x के आगे लिखा है ना, जो x के आगे लिखा है उसका आधा g होता है। 2x या 8x बराबर 2g, क्या लिख सकते हैं 8 बराबर 2g, ठीक है, एवं 10 बराबर 2f और c बराबर माइनस 8 है। तो g का मान 4, f का मान 5 और c का मान माइनस 8 है, बिल्कुल 8 है। अब आपको केंद्र चाहिए तो केंद्र बड़ा आसान होता है सर निकालना। कैसे? जो g और f है उनका ऋणात्मक होता है केंद्र, तो माइनस 4 कोमा माइनस 5, ठीक, माइनस g कोमा माइनस f। और त्रिज्या, तो त्रिज्या बड़ी आसान है, r बराबर g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। g का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 16, f का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 25 माइनस माइनस 8। तो 16 25 41 41 माइनस माइनस 8 मतलब 49, 49 का वर्गमूल आया 7। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी? 7। फोटो बनाने के हिसाब से बात की जाए तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो वृत्त है वो माइनस 4 कोमा माइनस 5 केंद्र होगा और ऐसी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आपको कहीं पर भी यहां निर्देशांक बनाने की आवश्यकता नहीं है कि y अक्ष और x अक्ष कहां होगा। चाहो तो बना दो, माइनस 4 कोमा माइनस 5 तृतीय चतुर्थांश के 2 बिंदु हैं, बस इतनी सी बात है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है ना? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4। बिंदुओं 2 कोमा माइनस 2 और 3 कोमा 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है। सवाल को पूरी तरह घुमा दिया है। कैसे? ऐसे एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी है। देखो 2 बिंदु दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं से एक वृत्त गुजर रहा है, ठीक है। अब ये वृत्त, ये दोनों बिंदु वृत्त पर कहां स्थित है नहीं पता। ये दोनों बिंदु वृत्त पर बहुत पास पास में भी हो सकते हैं, हो सकता है ये दोनों बिंदु वृत्त पर, या यूं समझ लो कि हो सकता है ये दोनों बिंदु जो है वो वृत्त के व्यास पर स्थित हो, मतलब व्यास के अंतिम 2 सिरे हो, ये भी हो सकता है। पर इन दोनों बिंदुओं के बारे में जब तक ये ना बोला जाए कि ये व्यास के अंतिम सिरे, हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सवाल ऐसा है कि 2 बिंदुओं से वृत्त गुजर रहा है और इनका वृत्त का जो केंद्र है वो किसी तीसरी रेखा पर स्थित है। ना आपको एक बार फोटो बना के दिखाता हूं हो क्या रहा है वास्तव में। एक बिंदु तो ये है, मान लीजिए ए नाम का बिंदु 2 कोमा माइनस 2। दूसरा बिंदु है बी नाम का बिंदु 3 कोमा 4। और यहां एक ऐसी रेखा है जहां से जो ऐसी गुजर रही है और इस रेखा पर इसका कहीं ना कहीं केंद्र स्थित है। अब हमें निकालना है कि इस वृत्त का समीकरण क्या होगा। अच्छा ठीक है, देख लो ऐसी कुछ कंडीशन है तो क्या इस केस में आप समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि केंद्र कितना है, ना हमें त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी है, नहीं है ना। ठीक है, तो क्या आपको यहां पर सिर्फ केंद्र निकलने से सवाल हल हो जाएगा? हां, केंद्र अगर निकल जाए तो केंद्र से इस O बिंदु की दूरी या A बिंदु की दूरी त्रिज्या आ जाएगी, या केंद्र से B बिंदु की दूरी त्रिज्या आ जाएगी। तो अगर मैं इस बिंदु को O मानता हूं
तो मैं इतना तो लिख सकता हूं ना कि ओ ए चाहे निकालूं या ओ बी निकालूं, ये त्रिज्या के बराबर है। तो अगर आपको त्रिज्या या केंद्र मिल जाए तो केंद्र तो मिल ही जाएगा, साथ में त्रिज्या भी मिल जाएगी, फिर समीकरण लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहली बात कि इसका जो केंद्र है वो अल्फा कॉमा बीटा है। क्या है? केंद्र अल्फा कॉमा बीटा है। अब वन बाय वन दो तीन चीजें फटाफट देखो सॉल्व करने के लिए। क्या ये सवाल आपको समझ में आ चुका है ना? क्या करना था? अब ये जो O बिंदु है वो x1 या 2x प्लस वाई बराबर 2 रेखा पर स्थित था, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रखने पे मुझे 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है। या फिर फाइनली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यार कि बीटा जो है वो 2 माइनस अल्फा है, ठीक है ना? चलो ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ये कि चूंकि O से A जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है और O से B की दूरी भी त्रिज्या के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं चूंकि OA बराबर OB, तो क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1, यही होता है ना सर जी डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का नियम। d कितनी होती है? x1 या x2 माइनस x1, जिसका भी वर्ग पहले, जिसको घटाना चाहो पहले, यू आर टोटली फ्री अबाउट दैट। y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। तो क्या OA और OB बराबर कह सकते हैं? तो इसे अपन मान लेते हैं x2 y2, इसे x1 y1। तो OA लिखने के लिए मैं ऐसा वर्गमूल लगाऊंगा, अल्फा माइनस 2 का वर्ग प्लस बीटा माइनस माइनस 2, मतलब बीटा प्लस 2 का वर्ग बराबर। क्या यही चीज यहां पर भी लगाई जा सकती है? OB, हाँ जी, अल्फा माइनस 3, ठीक है। तो अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 4। अच्छा, क्या ये AB दूरी भी इनके बराबर होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। B बिंदु यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना? AB कहीं भी हो सकता है। अब उसे सरल करना है अल्फा और बीटा के रूप में। तो चूंकि आपको पता है कि बीटा 2 माइनस अल्फा है, तो सबसे पहले बीटा का मान यहां रख दो ताकि समीकरण में सिर्फ और सिर्फ अल्फा बचे। दोनों साइड आप वर्ग भी साथ में कर दे रहे हैं। बीटा बराबर 2 माइनस अल्फा, तो यहां 2 माइनस अल्फा रखोगे तो 2 ऑलरेडी आपका स्वागत कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 2 प्लस 2 माइनस अल्फा बराबर अल्फा माइनस 3। हमने कहा ठीक है, अल्फा माइनस 3 का वर्ग। और बीटा माइनस 4 का मतलब क्या है? बीटा माइनस 4, इधर माइनस 4 करोगे तो माइनस 4 माइनस अल्फा आपको मिल जाएगा, या माइनस 4 नहीं, माइनस 2 माइनस अल्फा। और चूंकि आपको पता है कि अगर हम यहां से ऋणात्मक चिन्ह बाहर ले लें तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर दोनों जगह से ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या ये बात ठीक है? देख लो फटाफट। अगर ये ठीक है तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का वर्ग लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आपको अल्फा में एक समीकरण मिलेगा जिसे आपको हल करके अल्फा का मान निकालना है। फटाफट बताइए अल्फा का मान क्या है? तो अल्फा माइनस 2 का वर्ग, भाई साहब अल्फा का वर्ग, ठीक है, माइनस 4 अल्फा प्लस 4, a प्लस बी या a माइनस बी का वर्ग, 4 माइनस अल्फा का वर्ग, ये 4 का वर्ग माइनस, फिर से ये 4 है ना? अच्छा ठीक है, रुको रुको, ये 4 यहां तो 4 ही रहेगा ना, 4 का वर्ग क्यों होगा? a माइनस बी का वर्ग ना, a माइनस 2 का वर्ग, अल्फा माइनस 2, 4 माइनस अल्फा का वर्ग, तो 4 दूनी 8 अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा का वर्ग बराबर, यहां पर अल्फा माइनस 3 का वर्ग, मतलब अल्फा का वर्ग माइनस 6 अल्फा प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। तो अल्फा का वर्ग माइनस 6 अल्फा प्लस 3 का वर्ग प्लस प्लस कितना? 2 प्लस अल्फा का वर्ग या अल्फा प्लस 2 का वर्ग। तो अल्फा का वर्ग प्लस 2 गुणा 2 अल्फा प्लस 2 का वर्ग मतलब 4। कौन से सूत्र लगे हैं सर जी? सूत्र लगे हैं a प्लस माइनस बी का वर्ग ना। दोनों को एक साथ लिखने में हमें कोई हर्ज नहीं है।
एक बार प्लस हो तो ठीक है, माइनस हो तो ठीक है, ऐसा कुछ। सो फटाफट फटाफट कुछ कुछ चीजें कटने की फिराक में देखो इधर क्या क्या कटेगा। अल्फा का वर्ग इन दोनों से आपस में कट गए, ठीक है। 4 अल्फा और 8 अल्फा माइनस 12 अल्फा, 4 और 4 का वर्ग मिलाकर 20 बराबर माइनस 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। और 3 का वर्ग प्लस 4 मतलब 13। क्या इतना ठीक है? हाँ ठीक है। इसको इधर लाया जाए तो क्या मैं कह सकता हूं 2 अल्फा को इधर लाए तो 12 अल्फा और ये मिला के माइनस 10 अल्फा बराबर 3 का वर्ग 9 और 4 13 है और यहां पर 4 का वर्ग 16 और 4 20 है, ठीक है। तो यहां पर माइनस 7 आना चाहिए, मतलब अल्फा का मान 7/10 आएगा। क्या ये बात ठीक है? अल्फा का मान ऐसा आ रहा है, इसलिए हमें एक बार कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2, अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 4, अल्फा का वर्ग, ठीक है। बीटा की जगह आपने क्या लिखा है? बीटा की जगह 2 प्लस अल्फा तो 4 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर बीटा की जगह 4 लिखा है तो माइनस 2 प्लस, ठीक है, वो भी करेक्ट है। तो यहां पर अल्फा का वर्ग, ठीक है, और 4 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस 3 का वर्ग और अल्फा माइनस 2 या अल्फा प्लस 2 का वर्ग, इतना ठीक है, ठीक है। अल्फा का वर्ग माइनस 4 अल्फा प्लस 4, अल्फा का वर्ग माइनस 4 अल्फा प्लस 4, 4 का वर्ग माइनस 8 अल्फा, है ना, 4 दूनी 8 प्लस अल्फा का वर्ग, उसके बाद यहाँ 3 है तो यहाँ 6 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मिल जाएगा 4। करेक्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, सो जो है वो करेक्ट है। अब अगर अल्फा इतना है तो बीटा कितना? अगर अल्फा इतना है तो बीटा आपको पता था ना 2 माइनस अल्फा था, यही था ना 2 माइनस अल्फा। तो बीटा का मान कितना? 2 माइनस 7/10, 10 दूनी 20 तो ये 13/10। तो आपका जो वृत्त का केंद्र है वास्तव में वो मिला 7/10, 13/10। ये केंद्र है ओ नाम का बिंदु। अब आपको त्रिज्या निकालनी थी, ओ से ए की दूरी, त्रिज्या यही थी ना, ओ से ए की दूरी, क्योंकि समीकरण निकालने के लिए केंद्र और त्रिज्या चाहिए। अगर समीकरण निकालने के लिए केंद्र और त्रिज्या चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए 2, है ना। ओ ए क्या था? अल्फा माइनस 2, देख लो, अल्फा माइनस 2 दूरी नियम, x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग का वर्गमूल, अल्फा माइनस 2। तो ये मिलेगा कुछ ऐसा, अल्फा मतलब 7/10 माइनस 2 का वर्ग प्लस बीटा प्लस 2, यही था ना ओ ए जो दूरी थी वो, बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 मतलब 13/10 प्लस 2 का वर्ग, ठीक है। तो ओ ए जो दूरी है जो आई 7 माइनस 20 तो 13, ठीक है। तो 13/10 का वर्ग प्लस 10 दूनी 20 और 13 33, 33/10 का वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। तो 13 का वर्ग बटा 10, 33 का वर्ग बटा 10, ये ओ ए दूरी है, इसको सरल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसके बाद आपको ओ ए दूरी मिली, आपको केंद्र मिला, तो क्या आप लिख सकते हैं ये त्रिज्या के बराबर है? अगर आप यहां से 10 को बाहर निकाल लेंगे तो ये जो बचेगा वो 13 का वर्ग प्लस 33 का वर्ग बटा यहां बचना चाहिए 10, कितना? 10। ओ ए दूरी मिली तो क्या हम यहां पर केंद्र लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 7 माइनस 10, तो x माइनस x1 मतलब 7 माइनस 10 का वर्ग प्लस y माइनस y1 मतलब 13/10 का वर्ग बराबर r का वर्ग, और r का वर्ग तो मिल जाएगा 13 का वर्ग प्लस 33 का वर्ग बटा 10 का वर्ग। समीकरण क्या था? x माइनस x1 y माइनस y1, वृत्त का समीकरण तो यही था, बराबर r का वर्ग, ठीक। और यही आपका फाइनल आंसर है। अब 13 का वर्ग 33 के वर्ग को सरल करके लिख दो, डन डन। तो यार इतनी सी बात है ये, और कुछ नहीं है यहां पर स्पेशल केस। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। ये आपके सामने सवाल था, इस तरह से आपको जवाब देना था और ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी सी बात है। आपको कुछ नहीं करना, www.magnetbrains.com लिखना है, वहां पर जाना है और जाते ही सबसे पहले आपको कक्षा 11वीं CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको गणित विषय दिखेगा। जैसे ही गणित विषय दिखेगा आप क्लिक करेंगे, बहुत सारे अध्यायों के नाम नीचे लिखे रहेंगे NCERT वाली पार्ट में। जिस अध्याय पे आप क्लिक करेंगे जो आपको पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हमें शंकु परिच्छेदी पढ़ना है, इस पर क्लिक किया तो इसका वीडियो जितने भी होंगे उनमें से एक जो आपको चाहिए वो चलना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको पता ही कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना है और निरंतर आगे बढ़ना है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।